10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इग्निशन क्लासेस बिंदु में स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो आज अप्लाइड मैथमेटिक्स की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो किस मेथड पे होंगे, जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, इससे पहले वीडियो से मैंने आपको बताया था कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है और मैंने उस पर कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराए थे। तो आज उसी का कुछ नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्रीवियस 10 ईयर के पेपर पे आए हैं। तो आज की वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर है जो किस मेथड पे होंगे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पर होने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन होगा, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन एक ऐसा पार्ट होता है इंटीग्रेशन में जिसमें जो पीछे के जो हमारे जो मेथड्स थे, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशनल मेथड पढ़ा है या डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना सीखा है, या फिर उसके अलावा हमने जो बाय पार्ट मेथड सीखा है, उन सारे मेथड्स का यूज होता है किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में। तो आज जो क्वेश्चंस करेंगे वो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि वे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमारे प्रीवियस जो फॉर्मूलाज हैं, जो मेथड्स हैं, वे भी अप्लाई होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है किस मेथड पे करने वाले हैं, हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है cos x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू 2 प्लस sin x dx का। हमें जो इंटीग्रेशन निकालना है वो इसका निकालना है। लेकिन बच्चों अब सोचने वाली बात ये आती है कि हम क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करें, कैसे पता करें कि ये कैसे सोल्व होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में हमने फॉर्मूलाज तो सीखे थे कि क्या करते थे कि a अपॉन पहला पार्ट, b अपॉन सेकंड पार्ट, लेकिन उसमें फिर हम क्या करते थे कि x और y की वैल्यू रखते, x की वैल्यू रखते थे। लेकिन बच्चों ये खुद अपने आप में किस में है, ये sin x में है क्वेश्चन, sin x में और cos x में। तो क्या कोई ऐसा मेथड है जो sin x और cos x को सोल्व कर दे पार्शियल फ्रैक्शन में? नहीं। उसमें वो जो क्वेश्चन जो मेथड होता है वो होता है कांस्टेंट्स के लिए, ताकि आप पुट करें एक एग्जैक्ट वैल्यू 1 2 3 4 और वैल्यू रखने के बाद हमें क्या मिलता था, कांस्टेंट a और b वैल्यूज मिल जाती थी। ठीक है, दूसरी चीज हमने देखा, हम जो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो ये नीचे हमारा मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, नीचे के लिए कोई फॉर्मूलाज नहीं है। जो डिनोमिनेटर में लिखा है मल्टीप्लिकेशन, इसका कोई फॉर्मूलाज नहीं है हमारे पास। तो इसलिए हम क्या करते थे कि जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसको हम क्या करते थे, प्लस की फॉर्म में ले आते थे। कैसे? a इसके नीचे कुछ लिखा होगा प्लस b और इसके नीचे कुछ लिखा होगा। तो जो यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई में थे हम उनको क्या कर देते थे, ब्रेक कर देते थे। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या हो गई है कि ये cos x में और sin x में क्वेश्चन है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, थोड़ा इजी करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग से अपनी अप्रोच लेके चलेंगे। मैं अपना मेथड बता रहा हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ। अब हम अपनी अप्रोच लेके आएंगे कैसे। मैंने देखा ऊपर cos x लिखा है, नीचे sin x लिखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना पहला फॉर्मूला जो मैंने इंट्रोडक्शन में कराया था, क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है इसमें? नहीं, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या सब्स्टिट्यूशनल मेथड हो सकता है। तो ऊपर देखा मैंने cos x है और नीचे है sin x। हाँ, कि मैं सब्स्टिट्यूट अगर मैं कर दूं, मैं sin x को क्या मान लूं, t मान लूं, तो sin x का डिफरेंशिएट cos x होता है, तो कहीं ना कहीं cos x कैंसिल हो सकता है। तो मुझे याद आया कि हाँ, इसमें सब्स्टिट्यूशनल मेथड लग सकता है। तो अब सब्स्टिट्यूशनल मेथड लगाते हैं। क्या से पहले देखो, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके लिख सकता हूं। क्या ये बनेगा cos x अपॉन 1 प्लस sin x। ठीक है, ये तो ऐसे रहा। इसको मैं क्या कर रहा हूं, ये ऊपर dx रहेगा। इसको मैंने क्या किया, 2 प्लस sin x को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस sin x लिख सकता हूं या नहीं? ये मैंने एक जगह लिख लिया पार्ट और इसको मैंने बड़े ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया। लिख सकता हूं ना? ये क्या लिखा है, 2 प्लस sin x लिखा है, तो 2 को मैंने क्या कर दिया, 1 प्लस 1 कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं देखो लेट कर रहा हूं। लेट मैंने क्या मान लिया कि 1 प्लस sin x जो है वो किसके इक्वल है, t के इक्वल है। मान सकता हूं, ये मैंने मान लिया। मैंने बताया था कि जो भी हम मानते हैं उसका हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो 1 प्लस sin x का हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू फिर हमें t का भी क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद 1 का डिफरेंशिएट कितना होता है, 0। ये मैंने आपको कई बार बताया भी है, लिखवाया भी है। और उसके बाद sin x का डिफरेंशिएट कितना होता है, cos x। यहां से क्या आ जाएगा, dt अपॉन dx। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या बन जाएगा, 0 प्लस cos x कितना हो जाएगा, cos x, और यहां से क्या आएगा, dt अपॉन dx। मैं dx इधर लेके जा सकता हूँ, cos x नीचे लेके आ सकता हूँ। तो यहां से dx में यहां ले गया और ऊपर बचा dt, और ये cos x कहां आ गया, नीचे आ गया। तो यहां बचा cos x। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई किसकी, मैंने 1 प्लस sin x को t माना है और dx की वैल्यू क्या आ गई, dt अपॉन cos x। इसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन में रख सकता हूँ। तो मैं आप क्वेश्चन में रख रहा हूँ क्या, कि ऊपर तो क्या है cos x और नीचे क्या लिखा है, 1 प्लस, अब ध्यान से देखना, 1 प्लस sin x, 1 प्लस sin x को हमने क्या माना है, t। तो 1 प्लस sin x की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा।
ओके, उसके बाद ये क्या है 1, ये क्या बचा 1 प्लस ये जो टर्म लिखी है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स को क्या माना है हमने t, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा t। ठीक है, तो इसीलिए इसी वजह से कि मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन और कम हो जाएगा, मैंने 1 प्लस को साइन एक्स को t माना। आप चाहो तो साइन एक्स को भी t मान सकते हो, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो ये कब आएंगे, ये प्रैक्टिस से आप सीखेंगे कि प्रैक्टिस करने से पता चलता है कि क्या हमें पुट करना है और किसको मानना है। ठीक है, तो आप साइन एक्स को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 प्लस टी बन जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस टी बन जाएगा। चलो 1 प्लस टी हो गया। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे dx, तो मैं dx की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, dx को मैंने यहाँ पे निकाला है, क्या आया है dt अपॉन cos x, ये हमारी वैल्यू अभी अभी आई है dt अपॉन cos x। ध्यान से देखो cos x से cos x कैंसिल हो गया, तो मेरा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया क्या, ऊपर तो बचा 1, नीचे आ गया t, और यहाँ पे बना 1 प्लस t, और ऊपर यहाँ क्या रह गया dt। तो मेरा जो इंटीग्रेशन था ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ये। अब मैं इसको सोल्व कर सकता हूं बाय द यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्यों किया है, कहां तक इतना क्यों किया गया है, कैसे किया गया है, तो बात समझ, इतना मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में से ये वैल्यूज कम करनी थी। अब मेरे पास सही हो गया है, ये पार्शियल फ्रैक्शन कन्वर्ट हो सकता है। ये दोनों क्योंकि नीचे हैं और मल्टीप्लाई में है, तो इनको मल्टीप्लाई से हटा के मुझे क्या करना है, अलग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो वो किसकी मदद से होगा, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। कैसे होगा देखते हैं, यहां लिखेंगे, मैं ले रहा हूं टेक प्रॉपर फ्रैक्शन। हम क्या ले रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन था उसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि dt के साथ जो चीज लिखी है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या लिखा है, 1 अपॉन टी और 1 प्लस टी। समझ गए, dt के साथ जो भी कुछ लिखा होगा वो क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, जिसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। इस प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करूंगा मैं, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे, a अपॉन पहला जो वेरिएबल दिया गया है ये, प्लस b अपॉन जो दूसरा वेरिएबल दिया गया है ये। कौन सा मेथड लगाया है, फर्स्ट मेथड लगाया है। मैंने आपको जो इंटीग्रेशन की वीडियो बनाई है, इंट्रोडक्शन समझाया है पार्शियल फ्रैक्शन का, उसमें मैंने आपको बताया कि कितने टाइप के हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं और उनको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखना, उससे आपको पता चलेगा हमारे पास कितने फॉर्मूलाज हैं। मैंने लगभग आपको 4 फॉर्मूलाज लिखवाए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, तो हमने इसमें कन्वर्ट किया। अब आगे देखते हैं क्या हो सकता है। इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 मान सकता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं, तो ये तो बनेगा t 1 प्लस टी, ये तो ऐसे रहेगा, इक्वल टू, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम जब लूंगा तो क्या आएगा t 1 प्लस टी, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब जब दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये तो इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ, तो a के साथ क्या आ जाएगा 1 प्लस टी और प्लस b के साथ क्या आ जाएगा t। ठीक है, एलसीएम लेना आपको आता होगा, अभी नहीं आता है तो अभी बताता हूँ कैसे आता है। अब देखो ये दोनों बराबर में है और तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ तो बचा 1 और यहाँ बचा a के साथ क्या है 1 प्लस टी प्लस b के साथ क्या है t, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतना सा पार्ट हुआ है। अब बच्चों अगर एलसीएम लेना आपको नहीं आता है तो देखो मैं एलसीएम लेना सिखाता हूँ। मैंने एलसीएम लिया है, तो एलसीएम लेने का मतलब क्या होता है कि जो भी दिया गया है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो t 1 प्लस टी, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब हम क्या करते हैं कि जो मल्टीप्लाई किया है नीचे उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ रही है, ऊपर भी कर दो। तो देखो ऊपर क्या लिखा है a के साथ मैं क्या कर दूंगा, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, तो t और 1 प्लस टी कर दी मैंने दोनों मल्टीप्लाई ऊपर। नीचे क्या लिखा है इसके साथ t, तो t से t कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर बचा एक तो a और साथ में क्या बचा 1 प्लस टी। ये होता है एलसीएम लेने का मतलब कि आप जो भी नंबर यहाँ पे नीचे लिख रहे हो, जो भी एलसीएम लिया है आपने, जो भी मल्टीप्लाई किया है उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर मल्टीप्लाई करने से क्या होता है कि जो सेम होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, बाकी बचता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये टी तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1 प्लस टी, यहाँ आ गया। इसी तरीके से बी में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी में भी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ध्यान से देखो बी में क्या लिखा है, बी यहाँ हो गया, ऊपर क्या है टी आएगा, क्योंकि नीचे क्या लिखा था टी 1 प्लस टी, तो दोनों मल्टीप्लाई करी तो बी के साथ टी 1 प्लस टी ये वाली टर्म आ गई। नीचे क्या लिखा है 1 प्लस टी, तो 1 प्लस टी से 1 प्लस टी खत्म हो गया, साथ में क्या बचा बी के साथ टी बचा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एलसीएम लेना इस तरीके से होता है। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई हैं जो हमने सोल्व करके निकाली है। अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशन से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरा जो प्रॉपर फ्रैक्शन इस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में, वो कन्वर्ट होकर आ जाएगा इसकी फॉर्म में, और इसका मैं इंटीग्रेशन इजीली निकाल सकता हूँ।
तो बस अब हमें वैल्यू पुट करनी है। तो चलो क्या करेंगे, पुट क्या करते हैं कि जो भी ए बी के साथ जो भी वेरिएबल के साथ वेरिएबल लिखा है, समझ गए, जो भी इस कांस्टेंट ए के साथ जो भी लिखा है उसको 0 के इक्वल रख देते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ए के साथ क्या लिखा है 1 प्लस टी, इसको क्या कर दो 0 के इक्वल रख दो। जब 0 के इक्वल रखेंगे तो 1 इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। बात समझ में आ गई क्या कह रहा हूं, जो भी ए के साथ लिखा है 1 प्लस टी लिखा है उसको मैंने 0 के इक्वल रख दिया, तो यहां से 1 जो है वो इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का। तो ये पुट करेंगे किसमें, इन इक्वेशन नंबर कौन सी में 2 में, हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। कैसे रखेंगे ध्यान से देखो, यहाँ तो 1 रहेगा क्योंकि टी होता तो वैल्यू रखता, जहां जहां पर टी है इस इक्वेशन में वहां पे क्या रख दो -1, जहां जहां पर भी टी है। तो ए 1 टी की जगह क्या रखना है -1, जो यहाँ प्लस का है तो कैसा हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, -1 हो गया, प्लस बी टी की जगह क्या आ जाएगा -1 हो गई, 1 में से 1 गया क्या हो जाएगा 0, तो 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, तो यानी ए की मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो 0, ये माइनस का है ये प्लस का है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और बी की जब 1 से करेंगे तो क्या आएगा बी ही आएगा। यहाँ पे आगे देखते हैं 1, चलो यहाँ नीचे कर देता हूँ, 1 इज इक्वल टू 0 में से जब बी जाएगा तो कितना बचेगा माइनस के बी, तो बी तो इधर आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा बी इस तरफ आके कैसा हो जाएगा प्लस का, और 1 इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का। तो मेरे पास बी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई -1 एग्जैक्टली, ठीक है, तो यही आएगा। उसके बाद अब हमें बी की वैल्यू आ गई, हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो अब क्या करेंगे पुट करेंगे, फिर दोबारा से पुट करेंगे क्या, अब मैंने ए के साथ तो पुट कर दिया था, अब जो बी के साथ लिखा है उसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, बी के साथ क्या है टी, तो पुट करेंगे टी इज इक्वल टू 0, किसमें इन इक्वेशन नंबर 2 में, कहां पर पुट करेंगे 2 में, फिर दोबारा से पुट करो तो ये 1 तो ऐसे रहेगा, ए ऐसे रहेगा, जहां जहां पर टी लिखा है वहां टी की जगह क्या रख देंगे 0, तो टी की जगह क्या आ गया 0 प्लस बी, यहाँ पे टी की जगह क्या आ गया 0, ठीक है। आगे देखो 1 इज इक्वल टू 1 में जब 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 की जब मल्टीप्लाई ए से करूंगा तो कितना आएगा a, प्लस 0 की जब b से मल्टीप्लाई होगी कितना आएगा 0, इसका मतलब a प्लस 0 कितना होता है a, इस a को मैं ऐसे लिख सकता हूं a इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई -1, बस इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे वापस दोबारा से, क्या करो a और b की वैल्यू कहां रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या करेंगे पुट a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, कौन सी में रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो रखो बच्चों 1 अपॉन टी 1 प्लस टी इज इक्वल टू a की जगह क्या आ जाएगा 1 के नीचे क्या है t, प्लस b की जगह क्या आ जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस टी, a और b की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब देखो ध्यान से ये माइनस का 1 है तो 1 तो यहीं रह जाएगा और माइनस कहां आ जाएगा आगे, ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने क्या किया है, हमने जो इंटीग्रेशन में जो ये पार्ट लिखा था dt के साथ, क्योंकि मुझे इसका कोई फॉर्मूला नहीं पता था, मल्टीप्लाई में है नीचे, तो जब भी नीचे मल्टीप्लाई में है तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ऊपर अगर मल्टीप्लाई में है तो फॉर्मूला है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना था ताकि मैं इसको इस फॉर्म में लेके आ जाऊं, कोई ऐसी फॉर्म में लेके आऊं जिसका मैं इंटीग्रेशन निकाल सकूं, उस फॉर्मूले में लेके आऊं। तो मैंने क्या करा, इसको बाय फ्रैक्शन मेथड की मदद से इस टर्म को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इस टर्म में। ध्यान से देखो ये जो टर्म थी ये टर्म किस में कन्वर्ट हो गई, अब इसमें कन्वर्ट हो गई। अब इसका मुझे फॉर्मूलास पता है, 1/t का भी मुझे फॉर्मूला पता है, 1/1 + t का भी मुझे फॉर्मूला पता है, तो यानी अब मैं इजीली इसको निकाल सकता हूं। इसीलिए इसको हमने जो मल्टीप्लिकेशन में लिखा था इसको कन्वर्ट कर दिया अलग अलग किसमें, अलग अलग फॉर्म में, जिसका इंटीग्रेशन निकाला जा सके, तो इसलिए बाय फ्रैक्शन मेथड यूज करते हैं। तो अब नाउ यानी कि जो इंटीग्रेशन था इसमें 1/t 1 + t लिखा था, इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं। तो अब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे किसका, इसका ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, 1/t 1 + t dt, इसको मैं किसकी फॉर्म में लिख सकता हूं, इसकी फॉर्म में 1/t, यानी 1/t 1 + t की जगह क्या रख सकते हैं ये, तो 1/t - 1/1 + t, और इसके साथ क्या आ गया dt। बात समझ में आ गई, मैंने फॉर्मूला क्वेश्चन जो था मेरा क्वेश्चन उतारा, 1/t + 1 + t की जगह इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये टर्म लिख सकता हूँ, तो मैंने इसलिए
इसकी जगह पे ये टर्म लिख दी, इज इक्वल टू, मैं इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकता हूं, तो मैंने क्या किया 1/t dt को अलग कर दिया, फिर माइनस लगाया, फिर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस t dt को मैंने अलग कर दिया। ये भी मैं कर सकता हूं। मुझे फॉर्मूला पता है क्या, ये किस किस के फॉर्मूले बन गए। हम जानते हैं कि 1/t dt का इंटीग्रेशन होता है log t, कितना होता है log t, ये हमने पढ़ा है। फॉर्मूला अप्लाई कर दो बस, इज इक्वल टू मतलब ये चल रहा है साथ में, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूं। तो 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है log t, ठीक है, फिर माइनस, अब देखो ध्यान से ये 1/1 प्लस t लिखा है, तो 1 प्लस t में से अगर मैं इसको 1 प्लस को हटा दूं तो 1/t बन गया एक तरीके का। 1/t का dt का कितना होता है log t, तो यानी 1/t dt का इंटीग्रेशन कितना होता है log t होता है, ये हमने पढ़ा है। लेकिन क्वेश्चन में t नहीं था, क्या था 1 प्लस t था, तो इसकी जगह पे t की जगह क्या लिख सकता हूं 1 प्लस t ही रख सकता हूं। मैंने t मान के कर लिया था कि भाई मुझे तो 1 नहीं दिखाई दे रहा, मैंने तो आंख बंद कर लिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें t लिखा है, तो t लिखा है तो 1/t का मुझे पता है log t होता है। अब मैंने अचानक से आंख खोली, अच्छा मैं नींद आ रही थी, अब से नींद खुल गई मेरी, अब मुझे याद आया कि यार यहाँ तो 1 प्लस t लिखा है, 1 प्लस t लिखा है, तो मैंने यहाँ 1 प्लस t लिख दिया, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन क्योंकि t माना था, फॉर्मूला किसका होता है t का होता है, और आपने क्या करा है 1 प्लस t को t मान लिया है, तो जो हम मानते हैं फिर उसका हमें क्या करना पड़ता है डिफरेंशिएट करना पड़ता है अलग से। तो हम यहाँ पे रफली पीछे कर लेंगे कि जो हमने t माना है, जो हमने t मान के करा है, भाई हमने t किसको माना है 1 प्लस t को माना है, तो 1 प्लस t का हमें क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करेंगे। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कितना होता है 0, ये हमने पढ़ा है, और t का डिफरेंशिएट कितना होता है 1, क्योंकि हमें पता है कि जब x का होता है डिफरेंशिएट तो x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1 होता है, तो x की जगह कितना है t है, तो इसलिए t का डिफरेंशिएट कितना होगा 1 होगा। 0 प्लस 1 कितना होता है 1 आ गया। अब जो भी डिफरेंशिएट आपका आया है वो डिफरेंशिएट क्या कर देते हैं हम नीचे रख देते हैं अपॉन में, ठीक है। इंटीग्रेशन सोल्व हो गए दोनों, जब भी इंटीग्रेशन सोल्व हो जाए तो उसके बाद क्या जोड़ते हैं एक कांस्टेंट c। अब आगे देखो log t माइनस, जब 1 से डिवाइड करूंगा तो यही लौट के आ जाएगा ना, 1 लिखना कोई जरूरी कोई है, तो मैंने इसलिए 1/t ही लिख दिया प्लस c। आप चाहो तो क्वेश्चन को यहां पर छोड़ सकते हो, ये क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा, लेकिन अभी गड़बड़ है, क्यों आंसर नहीं कहलाएगा, ठीक है। क्यों नहीं कहलाएगा बच्चों, आंसर इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि हमारा आंसर आया है t में, क्वेश्चन दिया गया था x में, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, वो तो ये सोचेगा कि हमने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, तो क्वेश्चन वापस x में लेके आना है। अभी उससे पहले log t माइनस log 1 प्लस t का एक फॉर्मूला होता है, मैं वो बता देता हूं क्या, कि log m अपॉन n, ध्यान से देखना, log m अपॉन n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, ठीक है, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n का फॉर्मूला log m माइनस log n। ध्यान से देखो ये log m हो गया माइनस हो गया log n हो गया, हो रहा है या नहीं, यानी कि मैं इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकता हूं log m अपॉन n। तो यहां से log m की जगह क्या है t, और n की जगह पर क्या है 1 प्लस t, और साथ में क्या चल रहा है c, ये लिख सकता हूं। बात समझ में आ गई। log m अपॉन n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, तो log m की जगह तो log t है, माइनस आ गया, और log n की जगह 1 प्लस t है, तो m की जगह t और n की जगह 1 प्लस t। अब मैं क्या करूंगा, अभी भी आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि t में आंसर है हमारा, और क्वेश्चन था x में, तो t की जगह वापस किस में लाना है x में लाना है। t किसको माना था मैंने 1 प्लस साइन x को, तो t की जगह क्या रख सकता हूं 1 प्लस साइन x, तो मैं t की जगह यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर रहा हूं अब 1 प्लस साइन x, ठीक है। तो log t की जगह t हमने किसको माना है 1 प्लस साइन x, तो यहां जाएगा t की जगह तो क्या जाएगा 1 प्लस साइन x अपॉन नीचे 1 प्लस, अब t की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस साइन x प्लस c। 1 प्लस 1 कितने होते हैं 2, तो मैं इसको, मुझे क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है तो मैं इसको क्या डायरेक्ट लिख सकता हूं 2 प्लस साइन x, ठीक है। ये हमारा जो है ये है हमारा आंसर, ये क्या कहलाएगा हमारा आंसर कहलाएगा। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन अच्छा है, ये पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं, ये नो डाउट, आप ये मत सोचना कि ये एक मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, हो सकता है अगर आपकी प्रैक्टिस है तो,
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें कि इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डीएक्स। अब आप सोचो, देखो इतनी सारी टर्म्स दी गई हैं, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों को हम सोल्व कर सकते हैं एक साथ? नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। या तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है तब भी सोल्व कर सकते हैं, नीचे मल्टीप्लिकेशन में तब भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों में आ जाए तो नहीं सोल्व हो सकता। फिर तो सब्स्टिट्यूशनल मेथड बचता है कि कुछ ना कुछ पुट करके कुछ ना कुछ हमें लाना होगा। तो वही है कि मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो देखो मैंने प्रैक्टिस है, मुझे पता है क्या करना है। आप भी जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो आप समझ जाओगे देख के ही कि क्या करना होगा। इसमें मैंने देखा ध्यान से कि मुझे ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो मुझे पता है कि अगर मैं इसमें माइनस प्लस 1 कर दूं और माइनस 1 कर दूं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखो मैं चेंज कर रहा हूं। कैसे? मैं इस क्वेश्चन को लिख सकता हूं क्या कि मैंने इसमें ऊपर एक्स स्क्वायर, इसमें मैंने माइनस 1 किया, ठीक है, माइनस 1 किया और प्लस 1 किया और साथ में प्लस 1 पहले से ही था। बात समझ में आ रही है क्या करना चाह रहा हूं मैं? मैंने माइनस 1 किया और फिर प्लस 1 किया और प्लस 1 पहले से ही था और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे उतार दिया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और साथ में dx। ठीक है, कोई क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ा है, ध्यान से देखो। क्यों? कोई चेंज नहीं आया है कि इस माइनस 1 से ये प्लस 1 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, वापिस यही बचेगा। तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए मैंने क्या किया है, जो मैंने जो ऐड किया है वही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अगर ऐसा करते हैं तो क्वेश्चन पे कोई चेंज नहीं आता है। ऐसा करने से मुझे फायदा क्या होगा कि ये देखते हैं। तो मैंने क्या कर सकता हूं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की टर्म को मैं एक साथ ले रहा हूं। इसको मैं बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, बिग ब्रैकेट। तो ये दोनों टर्म एक साथ ले ली मैंने और ये दोनों टर्म एक साथ ले ली। तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको एक जगह ले लिया, ठीक है, और इसके साथ नीचे मैंने इसको डिवाइड कर दिया। बात समझ में आ रही है कि जो नीचे लिखा है मैंने उनको दोनों को अलग अलग कर दिया। जो नीचे डिवाइड कर रहा है वो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, तो मैंने अलग अलग कर दिया। साथ में dx को भी मैंने हैंड टू हैंड अलग कर दिया। माइनस के बीच में क्या है, प्लस, तो प्लस लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन। अब इसके साथ आएगा तो 1 + 1 कितना होता है, 2, और नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। बात समझ में आ गई? तो इससे हमें फायदा क्या हुआ कि हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं कुछ। तो मैंने कुछ नहीं किया, पहले माइनस और प्लस 1 किया, उसके बाद माइनस वाली टर्म एक साथ ले ली क्योंकि इसके नीचे क्या लिखा है, माइनस लिखा है। अगर नीचे प्लस की टर्म होती तो मैं प्लस वाला 1 साथ में लेता। उसके बाद मैंने दोनों को अलग कर दिया कि जो नीचे लिखा है वो इसको भी डिवाइड करेगा और जो इसको भी डिवाइड करेगा, तो मैंने दोनों को अलग अलग डिवाइड करवा दिया। अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास इंटीग्रेशन चेंज हो गया। ऊपर तो बचा 1, नीचे क्या बचा, x, और यहाँ आ गया dx माइनस सॉरी प्लस। उसके बाद देखो 2 जो है वो कांस्टेंट है तो बाहर आ सकता है, ठीक है, फिलहाल बाहर नहीं रखेंगे, अंदर ही रख लो। तो 2 कहाँ है, साथ में है, और नीचे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। लेकिन बच्चों हम जानते हैं क्या जानते हैं, चलो यहां लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमने पढ़ा है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी। तो ध्यान से देखो यहाँ पे इसको मैं, ये एक्स स्क्वायर लिखा है और इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है, तो वही चीज लौट के आएगी, कोई चेंज नहीं किया मैंने क्वेश्चन में। लेकिन ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो इसकी जगह पे मैं इसको ये लिख सकता हूँ। तो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, क्या, यहाँ तो 1/x dx रहेगा प्लस इंटीग्रेशन ऊपर 2 साथ में x। अब यहाँ पे देखो x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब इस तरीके का फॉर्मूला बनता है तो क्या कर दो, एक बार नंबर को ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। तो a की जगह क्या लिखा है x, b की जगह क्या लिखा है, प्लस के साथ आ गया, b की जगह क्या लिखा है 1, तो एक बार ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, साथ में क्या चल रहा है dx। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गए, इस फॉर्म में आ गया। 1/x का तो मुझे पता है log x होता है, लेकिन मुझे इसका नहीं पता कि भाई तीनों मल्टीप्लाई में है तो इनको कैसे सोल्व करेंगे। तो अब तीनों मल्टीप्लाई में है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमें क्या यूज करना है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, टेक प्रोपर फ्रैक्शन, ठीक है, मैं प्रॉपर फ्रैक्शन ले रहा हूं। कौन सा ले रहा हूं, ये क्या माना मैंने कि 2/x x + 1 और x - 1, मैंने ये प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया। मैंने बताया था ना, क्योंकि ये तो सोल्व हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो मुझे इसको सोल्व करना है। तो इसको मैं किस में कन्वर्ट करके लेकर आऊंगा, आप पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लेकर आऊंगा। कैसे करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला है ये कि a अपॉन पहला वाला जो वेरिएबल है वो प्लस b अपॉन सेकंड वेरिएबल प्लस c अपॉन थर्ड वेरिएबल।
ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या कहलाएगी, फर्स्ट। कौन सा मेथड लगाया है, फर्स्ट मेथड लगाया है कि तीनों क्योंकि अलग अलग है तो इसलिए इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये जो नीचे वाली टर्म है ये सब कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं 2 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, इधर जब एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अभी मैंने बताया था आपको कि जब तीनों की मल्टीप्लाई का एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो आपने नीचे लिखा है वो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो जब ए के साथ ये तीनों टर्म्स आएंगी तो उसमें से ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, एक्स से एक्स क्या बचेगी, ये वाली दोनों टर्म। तो ए के साथ क्या बचा, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ये दोनों टर्म बची। उसके बाद प्लस बी। अब b के साथ क्या होगा, देखो जब ये तीनों टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे तो b के साथ तीनों टर्म आएंगी तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, x और x माइनस 1, तो x माइनस 1, ओके। उसके बाद प्लस c। अब c में भी क्या है, ये तीनों टर्म आएंगी तो ये जो माइनस वाली टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगी, x और x प्लस 1, तो c के साथ बचा x प्लस 1। ये हमारा क्या आया है, एलसीएम आ गया है इसका। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी इसके साथ इससे। अब क्या बचा, इधर बचेगा 2 इज इक्वल टू ए के साथ हमारे पास क्या है, x प्लस 1 और x माइनस 1, x प्लस 1 x माइनस 1 प्लस b के साथ हमारा क्या है, x और x माइनस 1, x माइनस 1 प्लस c, ठीक है, c के साथ क्या है हमारा, x और x प्लस 1, तो c के साथ है x प्लस 1। ये कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, वो तो फर्स्ट मानते थे, इसको क्या मानेंगे, सेकंड इक्वेशन। हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी आ गई। अब मैंने क्या बताया था, इसके बाद क्या स्टेप है, क्या करते हैं कि जो भी a के साथ और b के साथ और c के साथ है उन्होंने एक एक करके क्या रखते हैं, जीरो करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो a के साथ का मतलब ये होता है कि जो भी आपके ये कांस्टेंट थे तीनों, जो भी यहाँ पे आपने कैंसिल किए हैं, इनको ही जीरो रखना है एक एक करके। तो पहले सबसे पहले क्या है, x है नहीं, उसके बाद x प्लस 1 है और उसके बाद x माइनस 1 है। पहले x है, x प्लस 1 है और x माइनस 1 है। तो पहले किसी एक को जीरो रख लो, तो मैं x को जीरो रख रहा हूं पहले, उसके बाद इसको जीरो रखेंगे, उसके बाद इसको, पहले x को जीरो। तो यहाँ पे करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 में। बात समझ में आ गई क्या बोल रहा हूं। तो कभी कंफ्यूजन में दोनों को रख दो, नहीं दोनों को नहीं रखना है। यहाँ पे जो आपने इक्वेशन नंबर 1 थी वहां से याद कर लो कि जो भी दिए गए हैं नीचे वेरिएबल उनको जीरो रखना है। तो पहले x को रखेंगे जीरो, फिर x प्लस 1 को और फिर x माइनस 1 को। तो x को जब मैंने जीरो रखा है तो यानी इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां पर x है वहां जीरो रख दो। तो यहाँ पे पहले तो 2 बन गया, यहाँ a आया, यहाँ पे मैं जब जीरो रखूंगा तो 0 प्लस 1 कितना बन गया, 1। इसमें जब रखूंगा 0 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, माइनस 1। बात समझ में आ गई। प्लस देखो b है, यहाँ x की जगह क्या रखेंगे, 0, और जब मैं x की जगह 0 रखूंगा तो पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0। तो पूरी टर्म क्या बन गई मेरे साथ, 0। मैं टाइप कर रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों अगर एक एक लाइन करके लिखोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो कुछ तो माइंड में सोल्व भी करनी चाहिए ना। तो कुछ चीजें माइंड में सोल्व करना, दिमाग लगाना कि यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे देखो x है, सिर्फ अकेला x है। तो जब x क्या रख रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ, तो 0 की मल्टीप्लाई जब पूरे नंबर से होगी तो वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो सोल्व करने की जरूरत ही क्या पड़ रही है मुझे, है ना। प्लस ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, x लिखा है। अब x लिखा है, चाहे बाकी कुछ भी लिखा हो, जब x की जगह 0 रख दूंगा तो 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो इसलिए ये टर्म भी क्या बन गई, 0। अब आगे देखते हैं, यहाँ बचा 2। अब देखो 1 की 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 की a से करेंगे तो a ही आएगा, लेकिन ये माइनस है तो इसलिए माइनस का a आएगा। तो a इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का, है ना। इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का। 2 इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का। इसका मतलब a इज इक्वल टू कितना आ गया, -2। या ऐसा कर सकते हो, ये अपना माइनस किसको दे देगा, इसे, क्योंकि कांस्टेंट कोई वैल्यू माइनस में होगा, ये नंबर तो माइनस में होंगे ना, तो इसलिए a क्या आ गया, -2। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, नेक्स्ट कांस्टेंट की। तो अब क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब की बार क्या पुट कर दूं, अब की बार x प्लस 1 को 0 पुट कर देते हैं। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से बच्चों x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 1, इधर जाके कैसा हो जाएगा, -1। तो -1 है, किसमें रखेंगे, इन इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। यहाँ पे जहां जहां पर x लिखा है उसकी जगह क्या रख देंगे, -1, ठीक है, -1। तो 2 इज इक्वल टू a। अब देखो थोड़ा सा दिमाग फिर से इस्तेमाल करेंगे, क्या
कि मैं x की जगह क्या रख रहा हूं -1, तो जहां पे प्लस वाली टर्म है वो क्या बन जाएगी 0। कैसे, देखो यहाँ पे x की जगह क्या रखूंगा -1 रखूंगा, प्लस और साथ में क्या है 1, किसमें रखा है मैंने, इस वाली टर्म में। तो x की जगह क्या रखा -1 और +1, -1 और +1 क्या बन जाएंगे कट के 0। अब यहाँ 0 आ गया है तो इसकी जगह पे यानी इस वाले नंबर की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, a × 0। अब इसके साथ एक नंबर और लिखा है ये वाला। अब मैंने अभी भी बताया था कि 0 की मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो वो नंबर क्या बनना है, 0 ही बनना है। तो मैं क्यों सोल्व करूं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, मुझे पता है कि ये वाली टर्म हमेशा जहां भी x + 1 लिखा है वहां 0 बनना ही बनना है, और 0 आ गया तो इसका मतलब पूरी टर्म क्या बन जाएगी 0। तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, तो टाइम बचाएंगे, क्या आएगा 0 प्लस, उसके बाद b, देखो b में प्लस वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू आएगी, तो x की जगह क्या रखना है -1, तो x की जगह क्या आ गया -1, और यहाँ पे -1, यहाँ पे रखेंगे -1 प्लस। अब देखो c के साथ प्लस वाली टर्म है, प्लस वाली टर्म है यानी इसका मतलब यहाँ -1 रखने से ये 0 बनेगा, तो पूरी टर्म क्या बनेगी 0। सही है। उसके बाद 2 = अब देखो ध्यान से, ये बना b, -1 मैंने ऐसे रखा, -1 और -1 कितने होते हैं -2। ओके, अब यहां से देखो b = देखो क्या हुआ, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाता है, 1 की 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 की b से करेंगे तो 2 कहां जाएगा साथ में, 2 × b हो गया, सामने क्या लिखा था 2, अब 2 × 1 = 2, इसका मतलब b = कितना आ गया 1, b = कितना आ गया 1। ओके, इतना समझ में आ गया। चलिए, या ऐसे भी देखो, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे जैसे आप एक एक वेरिएबल रखना स्टार्ट करोगे, x + 1 x - 1, पहले x को 0 रखा, फिर x + 1 को 0 रखा, तो जब भी आप पुट करोगे इसको 0 के इक्वल, तो समझ लेना कि सिर्फ एक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, किसी भी कोई से भी आ सकती है, a की भी आ सकती है, b की भी या c की, किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, बाकी तो दोनों 0 बनने ही बनने हैं। तो देखो जैसे मैंने x = 0 रखा था तो a की वैल्यू आई है, बाकी b और c ऑटोमेटिक 0 बन गए। इस बार मैंने x + 1 0 रखा था तो देखो क्या हुआ, b की वैल्यू आई है, बाकी ऑटोमेटिक दोनों क्या बन गए 0 बन गए। ऐसे जब मैं अब क्या रखूंगा x - 1 रखूंगा तो c की वैल्यू आएगी और a और b ऑटोमेटिक 0 बनने ही पड़ेंगे, बनेंगे ही बनेंगे। कैसे, ध्यान से देखो, अब किसको पुट करेंगे, इसको, तो पुट करेंगे x - 1 = 0, यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, ये -1 इधर जाके कैसा हो जाएगा +1, किसमें रखेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 में रखना स्टार्ट करेंगे, जहां जहां पे x है वहां पे क्या रख दो 1, तो 2 = a। अब देखो यहाँ x + 1 है, यहाँ x - 1 है, ध्यान से देखना क्या लिखा है x - 1, तो मैंने जब x की जगह 1 रखा तो 1 आ गया यहाँ पर -1 भी है साथ में, 1 और 1 माइनस करेंगे तो क्या आता है 0, और फिर वही टर्म आ गई ना, बीच में 0 आ गया, 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करूंगा तो वो नंबर क्या बन जाएगा बच्चों 0, यानी जहां पर भी x - 1 आ रहा होगा वो टर्म 0 बननी है। उसके बाद देखो b में भी क्या आ गया x - 1 आया है, तो इसके लिए यहाँ भी क्या हो गया 0 प्लस c x की जगह क्या रखेंगे 1 और b की इसमें x + 1 की जगह 1 + 1 बन गई ना। देखो a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया, सिर्फ c की वैल्यू आएगी, क्योंकि a और b पहले आ चुके थे, अब c की वैल्यू ही रह गई थी, वो आ जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से 2 = c × 1 + 1 कितने होते हैं 2, 2 की 1 से करेंगे तो 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितने टाइम्स 1 टाइम, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, फिर से 1 आ गई। तो हमारे पास तीनों कांस्टेंट आ गए a और b और c। अब a b c की वैल्यू कहां पुट कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहां लिखेंगे क्या, पुट a = कितना आया है, a है हमारा -2, a = -2, b = 1 और c = 1। ठीक है, किसमें करेंगे इन इक्वेशन 1 में, कहां रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, कौन सी है ये। तो यहां से हमें क्या मिलेगा कि 2/x x + 1 और x - 1 इसके इक्वल टू में क्या आ जाएगा, a की जगह क्या रखेंगे -2, तो a की जगह आ जाएगा -2/x प्लस b की जगह आ जाएगा x + 1 प्लस c की जगह आ जाएगा x - 1। ये हमारे पास आया है। अब बच्चों ध्यान से देखो कि हमें यही तो चाहिए था, अगर मैं यही इंटीग्रेशन तो निकालना था मुझे, कि मुझे अगर इसकी वैल्यू पता चल जाए तो मैं ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकता था। तो मैंने इस इंटीग्रेशन यानी जो इंटीग्रेशन के अंदर ये जो वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू मैंने इस वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया किसमें, इस फॉर्म में। ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है ये रही, अब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, ये
तो मुझे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पुट कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर ए, कैपिटल ए मान सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए, कौन सी से, इक्वेशन ए से, ताकि पता चल जाए। अब मैं ये वापस अपना क्वेश्चन उठा रहा हूं, क्या कि हमें इंटीग्रेशन पता था 1/x dx, ये तो हमें निकाल ही देंगे, ठीक है। उसके बाद ये टर्म लिखी है, इस टर्म की जगह मैं वहां पे वो लिखूंगा, इंटीग्रेशन लगा लेते हैं बस, कि इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं अब किसका, माइनस के 2/x प्लस 1/x प्लस 1 प्लस 1/x माइनस 1, और इस पूरे का क्या लिखा है, dx। बात समझ में आ गई। यानी इस टर्म की जगह मैं अब वो लिख सकता हूं जो मैं सोल्व करके लेके आया हूं। तो बाकी इक्वेशन वही बन गई, क्वेश्चन आ गया लौट के हमारा। अब हमें इसे सोल्व करना है, तो ध्यान से देखेंगे कैसे। अभी मैं अलग कर रहा हूं ताकि हमें आसानी हो जाए, ये तो अलग था ही। अब देखो ये माइनस का है, तो इसलिए प्लस माइनस माइनस 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो इंटीग्रेशन निकालेंगे किसका, 1/x का और dx का। मैं dx की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन की भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो माइनस था इसलिए बाहर आ गया। अब यहाँ प्लस है, तो प्लस इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं किसका, 1/x प्लस 1 का dx का। फिर यहाँ प्लस है, तो प्लस इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं x माइनस 1 का और dx। सारे इंटीग्रेशन अलग अलग हो गए। अब हम इसको सोल्व करेंगे कैसे। हम जानते हैं कि 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x, ये हमने पढ़ा है। तो पुट करो क्या, 1/x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x, ओके, माइनस 2 तो ऐसे रहेगा। 1/x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x, ठीक है, प्लस फिर से भाई कि मैंने देखा भाई आंख बंद कर ली कि यहाँ पे x प्लस 1 नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, x लिखा है। मान लिया मैंने सिर्फ x लिखा है, तो x लिखा है, तो हम पता है 1/x का dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x होता है। लेकिन बच्चे हमसे धोखा हो गया, यहाँ x नहीं था, यहाँ पे क्या था, x प्लस 1 था। अब हमें याद आ गया वापिस, तो इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ x प्लस 1 लिख देंगे, क्या ही दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब x प्लस 1 लिखा है, तो मैंने बताया था कि जो आपने माना है, क्योंकि मैंने इसको x माना है नहीं था ना, ये मैंने माना था, तो अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो dx, x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1, और कांस्टेंट का कितना होता है 0, 1 प्लस 0 कितना होता है 1। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे किससे, जो हमारा आया है सॉल्व होके, वो कितना आया था 1। अब आगे देखो प्लस, फिर से यही कि मैंने सोचा कि भाई ये तो x लिखा है, सिर्फ x लिखा है, तो 1/x का कितना होता है, log x होता है। लेकिन मुझे याद आया कि x नहीं था, ये कितना था, x माइनस 1 था। तो सीधी सी बात है, यहाँ भी क्या कर देंगे, x माइनस 1 कर देंगे, है ना। अब फिर से क्योंकि मैंने माना है, ये था नहीं यहाँ पर, तो मैं अब x माइनस 1 का क्या करूंगा, डिफरेंशिएट। x का कितना होता है 1, कांस्टेंट का कितना होता है 0, 1 में से 0 गया 1, वापस 1 आ गया लौट के। तो अब जो आया है उसको कहां कर देते हैं, उसे डिवाइड में लिख देते हैं, तो वो आया 1। इंटीग्रेशन सोल्व हो चुके हैं, तो इंटीग्रेशन का हटते ही क्या आता है, एक कांस्टेंट c, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये कितने log x हैं, 2 log, यहाँ पे कितना है 1, ऐसा समझना। मैं log x को 1 मिनट के लिए a मान लेता हूं, तो ये क्या लिखा है 2a माइनस, यहाँ क्या, क्योंकि मैंने log x को a माना है, तो यहाँ पे log x ही लिखा है, तो ये क्या बन गया a। बच्चों 2a में से अगर एक a चला गया तो कितना बचा, 1a बचा, ऐसा समझ सकते हो ना। 2a में से 1a गया तो कितना बचा, 1a बचेगा या नहीं। तो a की जगह क्या लिखा है, log x, तो इसका मतलब 2 में से 1 गया, तो यहाँ बचा माइनस के log x, यानी 2 में से 1 चले गए तो कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। प्लस इसको 1 को अगर मैं डिवाइड करूं तो वही टर्म लौट के आ जाएगी, तो इसलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस 1 ही लिख सकता हूं। प्लस इसको मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, लौट के यही आएगा, तो इसको मैं x माइनस 1 लिख सकता हूं, प्लस c, ठीक है। ये आपका आंसर है, आप इसको यहां पर छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं, ओके। ये हमारा आंसर है। चाहो तो log की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, वरना यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मार्क्स कट नहीं होंगे, ठीक है। तो लेंथी क्वेश्चन है, मैं मानता हूं, लेकिन उसके लिए है जो नहीं करेगा, जो छोड़ेगा, छोड़ के आने की सोच रहा है। बच्चों अगर हमें टेक्निक पता है तो कुछ भारी कोई है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला ही तो लगाना है। ये पार्ट थोड़ा सा लेंथी लगता है कि हाँ यार हमें ए और बी और सी की वैल्यूज निकालनी पड़ रही है, वो बात अलग है कि हमें वैल्यूज तो निकालनी है, लेकिन भारी कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशंस, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इंटीग्रेशन करना है, फाइंड आउट किसका, 6x माइनस x स्क्वायर माइनस 5 का।
लेकिन बच्चों कोई ऐसा फॉर्मूला है तुम्हारे आपके पास कि आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते, कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सोल्व करना होगा। तो मैं इक्वेशन सोल्व कर रहा हूँ, कैसे, ध्यान से देखेंगे किस तरीके से सोल्व कर सकता हूँ। देखो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन, हमने जो इक्वेशन पढ़ी है वो किसकी फॉर्म में होती है, ऐसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी पहले हाई पावर उसके लो पावर उसके बाद लो पावर, इस तरीके से होती है। यहाँ थोड़ा सा उल्टा दिया है तो मैं इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन लिया तो वो कहाँ आ जाएगा, बाहर, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो। चलो यहीं पे लिख देते हैं, मैंने माइनस कॉमन ले लिया इस पूरे में से। तो माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस का x² है तो कैसा बन जाएगा, प्लस का x²। यानी माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी टर्म माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी और जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। तो ये माइनस की थी तो प्लस की हो गई, ये प्लस की है तो इसलिए ये कैसी हो जाएगी, माइनस की, ये माइनस की है तो ये कैसे हो जाएगी, प्लस की। और सामने क्या लिखा है, dx लिखा है, ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखो, ये माइनस जो है ये बाहर चला जाएगा तो इसलिए मैंने इसको बाहर लिख दिया, और 1 अपॉन, अब मैं इसको फैक्टर कर सकता हूँ, x² माइनस 6x प्लस 5, ये फैक्टर हो सकते हैं कैसे कि 5 1 से कितने होते हैं, 5। अब फैक्टराइजेशन मेथड आपने जरूर सीखा होगा, ठीक है, अगर आपने नहीं सीखा है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा कैसे इसको निकालते हैं। फिलहाल मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5 1 जा 5, इसका फैक्टर हो जाएंगे क्या कि हमें 5 लाना है, कैसे कि सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, 5, और मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके तो कितना आना चाहिए, 6, और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 5। तो 5 1 जा 5 होता है और 5 प्लस 1 कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो इसलिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 5x माइनस x प्लस 5, और ऊपर क्या चल रहा है, dx। ध्यान से देखो 5x में से x जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 है, लौट के वही टर्म आएगी। इसके फैक्टर जब हमने करने चालू करे तो हमारे पास पता है इसमें से दोनों में से x कॉमन आ सकता है, तो यहाँ बचा x और यहाँ से बचेगा माइनस के 5। यहाँ से मैं माइनस के 1 कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस कॉमन लिया है तो इसलिए ये तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, और ये माइनस के प्लस का है तो इसलिए कैसा हो जाएगा, माइनस का। ओके, अब ध्यान से देखो ये दोनों एक जैसी टर्म हो रही है तो कॉमन ले ली मैंने इसमें से, तो x माइनस 5 मैंने कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा, माइनस के 1। डेट मीन्स ये इक्वेशन फैक्टर होने के बाद कैसी बन गई, ये। अब हमें पता है कि इसको हम सोल्व कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो मैं क्या कर रहा हूं, टेक प्रॉपर फ्रैक्शन, मैं इसका क्या ले रहा हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन ले रहा हूं, ताकि मैं उसको क्या कर सकूं, कन्वर्ट कर सकूं। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन लेंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा क्या है, ये सिर्फ ये वाला पार्ट है ना, तो ये वाला पार्ट लेंगे 1 अपॉन x माइनस 5 और x माइनस 1, इसको हम क्या मान लेंगे, a अपॉन पहला पार्ट प्लस b अपॉन दूसरा पार्ट, और ये क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, ठीक है। अब आज के बाद क्या बताया था मैंने, एलसीएम करना है, तो एलसीएम क्या लेंगे, दोनों टर्म एलसीएम आ जाएंगी, तो x माइनस 5 और x माइनस 1। मैंने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो माइनस वाली से ये 5 वाली से 5 वाली कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगी, सिर्फ a के साथ माइनस 1 प्लस b, यहाँ पे माइनस 1 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ क्या बचेगी, x माइनस 5, ऐसा समझ सकते हो। या फिर ऐसा समझते हो कि इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी और इसकी इसके साथ। सामने क्या बचा है, 1 अपॉन, ये पूरा ऐसे लिख लेंगे, x माइनस 1 और x ये। अब देखो क्या हुआ, एलसीएम जो हमने लिया था इसको लिया है ताकि ये कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा 1 इज इक्वल टू a के साथ है x माइनस 1, a के साथ है x माइनस 1 और b के साथ है x माइनस 5। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, हमारी 2। अब इसे सोल्व करना है, सोल्व करने का तरीका मैंने भी बताया था, क्या कि आपके a के नीचे जो लिखा है और b के नीचे जो लिखा है इनको एक एक करके 0 को इक्वल पुट करना है। तो पहले किसको पुट कर दें, x माइनस 5 को, तो मैं पुट कर रहा हूं क्या, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, कहां पर, इन इक्वेशन नंबर कौन सी है, 2 में। हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट करो 1 इज इक्वल टू a के साथ क्या है, x माइनस 1, तो x की जगह क्या रखोगे, 5 और माइनस 1 प्लस b के साथ क्या है, x माइनस 5, x माइनस 5, x की जगह क्या रखेंगे, 5 और माइनस 5 ही तो पुट किया है ना, इसलिए। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी क्या बन गया, 0 है ना, तो 1 इज इक्वल टू a, 5 में से बन गया 4 प्लस b के साथ क्या आ गया, 0 की किसी भी नंबर से करते हैं तो क्या आता है, 0,
और यहाँ से 0 जब ऐड करेंगे तो a में 0 ऐड करेंगे कोई फर्क पड़ा, वही नंबर लौट के आएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू देखो क्या आएगी, क्या लिखा है a इंटू 4 इज इक्वल टू 1। ये 4 कहाँ जाएगा नीचे, तो यानी a इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4। यह हमारे पास a की वैल्यू आ गई, ठीक है। 4 कहाँ पहुंच गया नीचे। अब हमारे साथ b के साथ क्या था x माइनस 5, तो इसका मतलब मैं पुट करूंगा क्या x माइनस 5 नहीं 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, इधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का। किसमें पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 में, 2 में तो पुट कर रहे हैं तभी तो वैल्यू मिल रही है। तो a की आ गई है सवाल, अब की बार b की वैल्यू आनी है। तो कैसे, x की जगह क्या रख दो यहाँ पे 1 रख दो, क्या आया है 1। तो जहां जहां पर x दिखाई दे रहा है इसमें यहाँ क्या रख दो 1। तो a 1 माइनस 1, x की जगह क्या रखा मैंने 1 प्लस b x माइनस 5 यानी 1 माइनस 5। यहाँ से देखो 1 इज इक्वल टू, ये 0 बन गया, 1 में से बन गया 0, 0 में से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। क्या बचा हमारे पास, ये टर्म बची, 1 में से 5 गया तो माइनस के 4। ये 4 कहाँ जाएगा नीचे डिवाइड में, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 1/4। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, a की वैल्यू भी आ गई है और b की वैल्यू भी आ गई है। दोनों की वैल्यू पुट कर दो कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट a इज इक्वल टू 1/4 और b इज इक्वल टू माइनस के 1/4 किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट करो बच्चों, क्या आएगा इक्वेशन नंबर 1 ये है कि 1/x माइनस 5 और x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आया है हमारा, a की जगह क्या रख दूं 1/4। ध्यान रखना a की जगह क्या रखेंगे 1/4, तो 4 तो नीचे आ जाएगा क्योंकि 1/4 रखना है 1/4। तो 1/4 कहां पहुंच गया नीचे आ गया, और यहाँ क्या लिखा है x माइनस 5, ओके। प्लस b की जगह क्या रखना है माइनस के 1/4, तो b की जगह रखेंगे माइनस के 1, 4 नीचे आ जाएगा और यहाँ आएगा x माइनस 1। बात समझ में आ गई कैसे पुट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, जैसे आई है वैसे ही पुट करते हैं बिल्कुल। अब देखो ये माइनस इसके साथ यहाँ ऐड हो जाएगा, यानी कि 1/x माइनस 5 x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये तो ऐसे रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ये तो सही है। अब देखो माइनस प्लस कितना होता है माइनस, ऊपर बचा 1 और नीचे आ गया x माइनस 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। बात समझ में आ गई। अब देखो ये हमारा जो फ्रैक्शन था 1/x माइनस 5 इंटू x माइनस 1, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, इस फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई का कोई फॉर्मूला नहीं था, लेकिन इसके हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। तो अब मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ या नहीं, इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ। तो अब लिखेंगे यहाँ से फ्रॉम, कौन से इक्वेशन से कर रहे हैं पुट हम 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3। क्या क्या कहते हैं इक्वेशन 3 कि जो क्वेश्चन दिया गया था ये लिख लेंगे वापिस, dx अपॉन 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। यानी कि इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, अब ये यहाँ ध्यान रखना, इस टर्म की जगह क्या लिख सकता हूँ ये, तो मैं अब इंटीग्रेशन लगाएंगे 1/4x माइनस 5 माइनस 1/4x माइनस 1 dx ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में dx, ये हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन चेंज हो गया बस, अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करो, ठीक है। इक्वल टू में चल रहा है, इसको चलाते रहेंगे, लास्ट में लिखेंगे। अब मैं इंटीग्रेशन अलग कर रहा हूं, तो 1/4x माइनस 5 dx माइनस आएगा और 1/4x माइनस 1 dx अलग अलग कर सकते हैं। अब हमें पता है बच्चों कि ये जो 1/4 है ये कांस्टेंट है, तो इसलिए बाहर आ जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन बचेगा क्या अंदर, x माइनस 5 dx। इसी तरीके से यहाँ भी 1/4 क्या है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 1 dx। अभी अभी हमने कई सारे क्वेश्चन किए हैं, तो उसमें देखा है हमने कि इंटीग्रेशन 1/x का dx का कितना होता है, log x होता है। अभी अभी मैंने कराया बताया भी, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे भाई x माइनस 5 नहीं लिखा है, ये 1/4 तो ऐसे रहेगा, है ना, log आ जाएगा। मैंने मान लिया कि ये x माइनस 5 नहीं है, भाई मैंने देखा ये मुझे x दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ x, तो 1/x dx का log कितना होता है, log x होता है। लेकिन ध्यान आया मुझे यार x नहीं था यहाँ पे, तो क्या था x माइनस 5 था, तो कोई बात नहीं, हम x की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे, x माइनस 5 लिख देंगे, है ना। अब मैंने बताया था कि जो आप मानते हो उसका डिफरेंशिएट निकालना होगा, तो डिफरेंशिएट करके देख लेंगे अलग से, कोई बात नहीं।
डिफरेंशिएट निकालेंगे किसका, x माइनस 5 का। x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1 माइनस कांस्टेंट का कितना होता है 0, कितना आएगा 1 आएगा, कोई बात 1 ही तो आया है, ठीक है। तो 1 जो आया है, जो भी डिफरेंशिएट होने के बाद आता है उसे कहां लिख देते हैं, नीचे अपॉन में, डिनोमिनेटर में। ये सोल्व हो गया। अब आते हैं इस पर 1/4। फिर से मैंने माना कि ये सिर्फ x लिखा है तो मैं इसको x माइनस 1 लिख देता हूं यहाँ पे। अभी अभी हमने x माइनस 5 का देखा 1 आया, तो x माइनस 1 का भी क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि x का 1 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, तो इसका भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। वो मैंने कहाँ लिख दिया, नीचे, क्योंकि इंटीग्रेशन हट चुके हैं, इंटीग्रेशन सोल्व हो चुके हैं, तो एक कांस्टेंट ऐड करेंगे c, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें से 1/4 दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो इसलिए मैंने कहाँ रख दिया, बाहर, ठीक है। अंदर क्या बचा यहाँ पर, log x माइनस 5, इधर क्या बचा, माइनस के log x माइनस 1 और प्लस c। ध्यान रखना 1/4 सिर्फ इन दोनों में से कॉमन लिया है, ये तो मैंने अलग रख रखा है कांस्टेंट c, इसको नहीं कुछ किया है मैंने, है ना। अब हमें ये फॉर्मूला अभी अभी मैंने लिखवाया था क्या, कि log m अपॉन n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, मैंने अभी अभी लिखवाया था। तो देखो log m तो ये लिखा, माइनस आ गया, और log n ये लिखा है। इसका मतलब मैं इसको दोनों फॉर्मूले को किस में लिख सकता हूँ, इसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो मैं बस इसमें लिख रहा हूँ। तो 1/4 log m की जगह क्या लिखा है x माइनस 5, तो x माइनस 5 अपॉन n की जगह क्या लिखा है x माइनस 1, तो x माइनस 1। ये मेरा क्या है, आंसर है। साथ में क्या चल रहा है, प्लस के c। तो आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हो, या थोड़ा सा अच्छा करके देने के लिए क्वेश्चन जो साथ में चलता आया था वो यहाँ लिख लेंगे, क्या कि 1/6 x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 dx इज इक्वल टू कितना आया सोल्व होके 1/4 log ब्रैकेट x माइनस 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस c, ठीक है। अगर ऐसे देखा होगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्वेश्चन ढूंढना नहीं पड़ेगा एग्जामिनर को, यहाँ से क्वेश्चन को चेक कर, ये इसका क्या है आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन हल्के हैं, बस कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन, e पावर x अपॉन e की पावर 2x प्लस 4 e की पावर x प्लस 3 का इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो इतने सारे e की पावर x है, क्या हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ना, तो इसको पहले चेंज करना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ कि क्या पुट हो सकता है। तो जब भी इस तरीके से ऊपर और नीचे सेम टर्म आती है, या डिफरेंशिएट होने के बाद अगर वही टर्म ऊपर वाली आ रही है, तो हमेशा सब्स्टिट्यूशनल मेथड लगना, ये हमेशा याद रखना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेट कर रहा हूँ क्या, e की पावर x को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया, मान सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको ऐसा माना, तो मुझे पता है कि जो भी हम मानते हैं फिर हमें उसका क्या होना करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना होता है। तो इसलिए d अपॉन dx कर दिया, किसका, t का भी कर दिया, ये हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x, और यहाँ से क्या आएगा dt अपॉन dx। किसकी वैल्यू चाहिए होती है, dx की, तो मैं dx की वैल्यू निकालूंगा। यहाँ से क्या आएगा कि dt तो ऐसे रहेगा, dx इधर चला गया, e की पावर x नीचे आ गया साथ में यहाँ, इतना सही है। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं दोनों, जो जो मैंने मानी थी वो भी, तो e की पावर x तो ऐसी रहेगा, ठीक है। e की पावर 2x, बच्चों e की पावर ये 2x लिखा है, तो e की पावर 2x को मैं क्या कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं e की पावर x लिख सकता हूं और उसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं। बात तो वही है, क्या हो जाती है, दोनों पावर ये मल्टीप्लाई हो जाती है, ये फॉर्मूला है, तो दोनों पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो e की पावर x को क्या मानना है मैंने, t, तो e की पावर x तो t हो गया। अब क्योंकि इसकी जगह पे क्या आ गया, t आ गया, तो अब t का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, t का स्क्वायर, ओके, प्लस 4 ऐसे रहेगा। e की पावर x को हमने क्या माना है, t, प्लस साथ में क्या है 3 इंटू dx की वैल्यू क्या है ये, तो dx की क्या लिख सकता हूँ, dt अपॉन e की पावर x, ये हमारा अभी अभी आएगी वैल्यू। यहाँ से e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो गई, तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बचा, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, और यहाँ पे क्या आ गया dt। हमारे पास कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो नीचे इतना लंबा फॉर्मूला लिखा हो, इतना बड़ा फॉर्मूला लिखा हो और उसको सोल्व कर सके। तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन करके इसके पहले पार्ट निकालने पड़ेंगे। तो पहले मैं इस इक्वेशन को सोल्व कर लेता हूँ। क्या मैं इक्वेशन को जब सोल्व करता हूँ तो मैंने ध्यान से देखा कि 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई करने पर 3 आना चाहिए और ऐड करने पर 4 आना चाहिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं या नहीं, प्लस 3, मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 1 जा 3 आ गया, और जब मैं ऐड करूंगा तो 3 प्लस 1 4 आ गया, है ना।
मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ कैसे आया है। 1/, ये बन गया टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1t प्लस 3, और साथ में क्या चल रहा है dt। यहां से जब फैक्टर करेंगे तो बच्चों क्या बना, t कॉमन आ गया, तो क्या से बचा t प्लस, जब t कॉमन लिया है तो यहाँ तो t बचा, कॉमन का मतलब ये रहा, कॉमन लिया है तो यहाँ तो t बचा प्लस, यहाँ से t चला गया तो क्या बचा 3 प्लस, यहाँ से 1 ले लेंगे तो t प्लस 3, यहाँ से क्या बचा dt। इसका मतलब हमारे पास ये कन्वर्ट होके आ जाएगा किसमें, 1/, देखो दोनों में से t प्लस 3 कॉमन है तो t प्लस 3, और यहाँ बचा t प्लस 1, और यहाँ क्या आ गया dt, t प्लस 1 dt। दैट मीन्स अब हमारा जो ये क्वेश्चन था ये कन्वर्ट हो गया किसमें, कन्वर्ट हो गया इसमें। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए तो दैट मीन्स हमें पार्शियल फ्रैक्शन इसका यूज करना होगा, तो अब हम यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। क्या कहता है वो, टेकिंग या टेक प्रॉपर फ्रैक्शन। आपका जो प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया है पहले उसको ले लो, उसको कन्वर्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। कैसे करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, ये सिर्फ ये वाली टर्म है ना dt को छोड़ के, तो 1/t प्लस 3 और t प्लस 1, इसको हमें क्या करना है कन्वर्ट करना है, तो a/t प्लस 3 लिखेंगे पहला पार्ट, प्लस b/ दूसरा पार्ट लिखेंगे t प्लस 1, और मैंने बताया था इसको इक्वेशन मानते हैं तो इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें एलसीएम लेना है ताकि नीचे वाले पार्ट कैंसिल हो जाए, तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो t प्लस 3 t प्लस 1 है ना, t प्लस 1, यहाँ एलसीएम लूंगा तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे, तो t प्लस 3 t प्लस 1। ओके, मैंने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि दो ही टर्म है, तो इसकी इसके साथ होगी और t प्लस 3 की b के साथ, तो a के साथ तो आ जाएगा t प्लस 1, a के साथ क्या आएगा t प्लस 1, और b के साथ क्या आएगा t प्लस 3। यहां तक हो गया। अब हमें नीचे जो एलसीएम है देखो दोनों सेम हो रहे हैं तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा यहाँ पर 1, इधर क्या बचा, a के साथ है t प्लस 1 और b के साथ है t प्लस 3। ये क्वेश्चन नंबर क्या कहलाती है 2। यहां तक हमने सोल्व किया, ठीक है। अब मुझे अभी मैंने बताया था कि हम a और b की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते हैं कि जो a के नीचे लिखा है उसको पहले 0 मान लो और फिर b के जो नीचे लिखा है उसको भी 0 मानो। तो मैं क्या कर रहा हूं, पुट कर रहा हूं, a के नीचे क्या लिखा है t प्लस 3, तो t प्लस 3 को मैंने क्या मान लिया 0। यहां से t की वैल्यू निकालेंगे तो 3 इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस के 3, ठीक है। किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहां पर इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां पर t लिखा है वहां क्या रख देंगे माइनस के 3, तो a t की जगह क्या रखेंगे माइनस के 3 प्लस 1 प्लस b t की जगह क्या रखेंगे माइनस के 3 प्लस 3। ओके, अब ध्यान से देखो क्या कैंसिल हो रहा है, हाँ ये क्या होगा कैंसिल होगा, यहाँ क्या बन गया 0। इसका मतलब a -3 में से जब 1 को ऐड करेंगे तो कितना बचेगा माइनस के 2 प्लस यहाँ क्या बचा 0, ठीक है। 0 लिखना जरूरी नहीं होता क्योंकि वही नंबर लौट के आएगा ऐड करूंगा तो। अब ये माइनस का 2 कहाँ पहुंच जाएगा नीचे, तो बच्चों यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1/2 पहुंचेगा या नहीं, a कहाँ पहुंच जाएगा नीचे आ जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। अब दोबारा से पुट करेंगे, अब हमने a को तो पुट कर दिया था, अब b के नीचे क्या लिखा है t प्लस 1, तो मैं अब t प्लस 1 इजिकल टू क्या करूंगा 0। यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 1, इधर जाके कैसा हो जाएगा 1 माइनस के, किसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, इसमें करेंगे। अब यहाँ पे जहां जहां पर t लिखा है अब उसकी जगह क्या रख देंगे माइनस के 1, तो रखना स्टार्ट करो 1 इजिकल टू a, t है t की जगह क्या रखना है माइनस के 1, तो प्लस के 1 पहले से है, प्लस b यहाँ क्या लिखा है t प्लस 3, तो t की जगह तो -1 और प्लस 3, ठीक है। देखो ये माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल हो गया, क्या बचा 0, यानी पूरी टर्म खत्म हो गई। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा b, 3 में से 1 गए कितने बचेंगे 2 कहाँ आ जाएंगे नीचे, तो इसका मतलब b इक्वल टू कितना आ गया 1/2, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं है ना, ज्यादा वीडियो लेंथी नहीं करनी है फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, तो थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ आपके लिए, तो अब आपको इतना आइडिया होगा कि मुझे करना क्या है। अब तो मैं सिर्फ a और b की वैल्यू पुट करनी है,
ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि मेरा ये इंटीग्रेशन, ये जो पार्ट है कन्वर्ट होके आ जाए किसमें, इसमें, जिसका मैं इंटीग्रेशन इजीली निकाल सकता हूं। तो मैं अब क्या करूंगा, पुट ए कितना आया है मेरे पास, ए आया था ये माइनस के 1/2 और बी कितना आया है 1/2, किसमें करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट करो, 1 है हमारे पास ये, तो 1/t+3 और t+1 यहाँ है dt, ठीक है, dt नहीं, यहाँ पे dt नहीं है अभी। अब इसकी जगह पे मुझे ये पुट करना है, तो यहाँ पे ये रखेंगे a की वैल्यू कितनी आई है 1/2, तो माइनस के 1 तो ऊपर रहेगा, नीचे कितना आ जाएगा 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो 2t+3 प्लस 1 ऊपर b की जगह क्या आ जाएगा t+1, ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, a की वैल्यू यहाँ रखी, a कितना था माइनस के 1/2, तो -1 ऊपर रहा, 2 तो नीचे पहुंचेगा, सीधी सी बात है, प्लस b कितना था 1/2, तो 1 ऊपर 2 कहाँ गया नीचे। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो टर्म आई है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये सर्किल मत करना, ये आपके लिए कर रहा हूं समझाने के लिए, यानी इस टर्म की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अब ये लिख सकते हैं, तो जहां पे भी ये टर्म लिखी होगी उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो चाहो तो ब्रैकेट में कर देना ताकि हाईलाइट हो जाए, सही है। तो अब जहां जहां पे ये लिखा होगा इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन कहां छूटा था, यहाँ, इसे इक्वेशन ए मान सकते हो अगर चाहो तो अब इस इंटीग्रेशन को हम ये लिख सकते हैं, यानी 1/t+3 t+1 की जगह पर मैं ये टर्म लिख सकता हूं जो मेरी आई है। तो बस यही तो करना था, यही तो चाहिए था मुझे। तो यहां से इंटीग्रेशन 1/t+3 और t+1 dt की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर से वैल्यू रख दो, क्या रख सकते हैं इस पूरे की जगह, ये माइनस के 1/2 t+3 प्लस के 1/2 t+1 dt, ये हम रख सकते हैं। बस इसका हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं क्योंकि अकेला है ये, तो माइनस के 1/2 कॉमन ले लो, बाहर आ जाएगा, तो माइनस के 1/2 कॉमन ले लो, ओके। उसके बाद अंदर क्या बचा 1/t+3, साथ में मैंने dt भी अलग कर दिया, इंटीग्रेशन अलग कर रहा हूं ना, तो इसमें लिखेंगे पहले इंटीग्रेशन फिर इसमें, तो ये हो गई टर्म प्लस, इसमें से 1/2 भी कॉमन लिया, इंटीग्रेशन लगाएंगे, क्या बचा अंदर 1/t+1 और साथ में dt, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/dt यहाँ फिर से वही बन गया क्या कि हम जानते हैं 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है भाई log x, ये हमने अभी तक कितनी बार किया है ना, अब आपको याद भी हो गया होगा। तो बस माइनस के 1/2 तो ऐसे रहेगा, इसको मैं x मान लूंगा फिर से, तो 1/x का कितना होता है log x, तो ठीक है, क्या आया log। अब x की जगह लिखा क्या है एक्चुअल में, वहां पे t+3 होता है, ठीक है, t+3 होता है। तो बच्चों तरह क्योंकि हमने यह फॉर्मूला t में लिखा है तो इसलिए t में लिख देना, तो 1/t dt क्या होता है log t होता है, क्योंकि t में चल रहा है ना, इसलिए चाहो तो x में लिख देना, कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन t में चल रहा है ऊपर से वेरिएबल, तो t में ही कर देना, है ना। तो ये क्या हो गया t+3 हो गया, 1/t dt का क्या लिख सकते हैं log t, तो भाई t की जगह t+3 लिखा है तो ये मैंने लिख दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल में समझाता आ रहा हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा, ओके। प्लस ये 1/2 ऐसे रहेगा, यहां से भी log t की जगह क्या आ जाएगा t+1, इंटीग्रेशन हट चुके हैं तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा कांस्टेंट c। अब ध्यान से देखो क्या कर सकता हूं इसमें, माइनस के 1/2 मैंने क्या किया, मैं 1/2 कॉमन ले रहा हूं, मैं 1/2 कॉमन ले रहा हूं इसमें से, तो यहां क्या बचेगा 1/2 तो बाहर चला गया, क्या बचा माइनस log और t+3, ठीक है, प्लस 1/2 तो बाहर चला गया, log यहां क्या बचा t+1, और मैंने c इसको अलग रखा, इसको नहीं मैंने चेंज किया। अब देखो ये माइनस वाली टर्म यहाँ लिखी है, प्लस वाली टर्म यहाँ लिखी है, थोड़ा अच्छा ही नहीं लग रहा ना, मैं अगर चाहूं तो प्लस वाली टर्म आगे लिख दूं, माइनस वाली बात को लिख दूं, लिख सकता हूं ना, ऐसा लिखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो देखो जगह नहीं है इसलिए मैं इसको ही रफ कर रहा हूं, मैं ये माइनस वाली टर्म यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस वाली टर्म आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो, मैंने प्लस वाली टर्म आगे लिखी, तो प्लस वाली टर्म क्या बन गई log t+1, ये वाली टर्म यहाँ आ गई, ये माइनस की थी तो ये कहां पहुंच गई इधर log t+3, इतना चेंज किया,
अब ये फिर से फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया है? हम जानते हैं क्या कि log m अपॉन n कितना होता है? log m माइनस log n। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, अभी पढ़ा है, तीनों क्वेश्चन में पढ़ा है। तो बस इसको जगह m log m की जगह क्या है? t+1 और n की जगह क्या है? t+3। तो इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया मैंने अब इसमें। log m की जगह कितना लिखा है? t+1 और n की जगह कितना लिखा है? t+3 ब्रैकेट और प्लस के क्या आ गया? c। क्या आंसर है ये? नहीं, आंसर ये t में है। हमारा क्वेश्चन था x में, तो आप आंसर x में दे के आओगे, t में नहीं दे के आओगे। तो क्या कर दो, t को वापस पुट कर दो जो आपने माना था। t को मैंने क्या माना था? e की पावर x, या e की पावर x को क्या माना था? t। तो मैं t की जगह क्या रख सकता हूँ? e की पावर x रख सकता हूँ वापस से। तो बस लास्ट लाइन लिखेंगे कि अब t की जगह क्या रख देंगे वापस? e की पावर x। तो ये बनेगा log 1/2 log t की जगह क्या रख देंगे? e की पावर x, तो +1 और t की जगह क्या रख देंगे? e की पावर x +3 और यहाँ क्या बचा? प्लस के c। तो बच्चों ये हमारा क्या है? आंसर है आफ्टर द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है इसका सोल्व होकर इंटीग्रेशन कितना आएगा? 1/2 log e की पावर x +1 अपॉन e की पावर x +3 और साथ में कांस्टेंट ऐड कर दिया। सही है। तो बच्चों एक चीज आपने देखी होगी इन फोर्थ, जो मैंने आज के आप क्वेश्चंस कराए हैं सब क्वेश्चन में आपने एक चीज कॉमन देखी होगी कि हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं वो ज्यादातर log की फॉर्म में आ रहे हैं, है ना। तो ज्यादातर आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन पे उसमें अल्टीमेट कहीं ना कहीं कैसे न कैसे करके log के फॉर्मूलेस बहुत लगेंगे। तो log m अपॉन n क्या होता है इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। log m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। log m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारे फॉर्मूलाज बता दूंगा। ठीक है, तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं जो आपके लगातार ये रिपीट होते आ रहे हैं क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो यूनिट चेंज करके मतलब डिजिट चेंज करके सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेरा पर्पस आपको ये नहीं क्वेश्चन रटवाना नहीं है, मेरा पर्पस है कि टेक्निक बताना। तो मैंने कोशिश की है कि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चंस कराया जाए। तो मैंने आपको टाइम को देखते हुए मैंने वो सारे क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन प्लेस कर सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा के प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो बस इतना ही। आज हमने सीखा है कि इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, जिसमें मैंने आपके प्रीवियस जो 3 मेथड मैंने कराए थे उनको भी इंक्लूड करके आज दिखा दिया। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है, कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।